एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं सोशियोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हमने सॉल्व कर लिए हैं 750 क्वेश्चंस। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम कब बना? ऑप्शन है 2015, 1985, 2019 या फिर 1995। तो राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम ये बना था आपका 1995 में, यानी कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी के नेतृत्व में खिजड़ी गांव जोधपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन, विश्नोई आंदोलन या फिर गंगा मुक्ति आंदोलन? तो अमृता देवी जो थी, इनके नेतृत्व में कौन सा मूवमेंट हुआ था? तो आपको पता होगा कि अमृता विश्नोई, इनके नेतृत्व में हुआ था विश्नोई आंदोलन। तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया गया था? सबसे पहले सामाजिक वानिकी जो शब्द है, इसको कब यूज़ किया गया? 1995, 1976, 1972 या फिर 1894? तो सामाजिक वानिकी शब्द जो है, इसको यूज़ किया गया है 1976 में, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत में किस राज्य में है? केरल, उड़ीसा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो एशिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कहाँ पर है? तो वो है आपकी ओडिशा में। ओडिशा की झील जो कि सबसे बड़े खारे पानी की झील है एशिया की, वो है ओडिशा में स्थित है। और आपको एक होमवर्क भी है, यहाँ पर आपको बताना है कि उस झील का नाम क्या है। बहुत ही फेमस है, अगर गूगल करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगी। ओडिशा की प्रसिद्ध झील जो कि खारे पानी की है, या फिर आप उसको एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत में ऐसे करके भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर आके कमेंट सेक्शन में आपको बताना है उस झील का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस आंदोलन को सम्यक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर गंगा बचाओ आंदोलन? तो कौन सा आंदोलन है जिसको सम्यक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो यहाँ पर जो चिपको मूवमेंट जो हुआ था, इसको सम्यक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो आपका सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पारिस्थितिकीय पदचिन्ह की अवधारणा किसने दी थी? विलियम फूड व्हाइट, विलियम रीज, पॉल विलियम या फिर डिकेवन राइट? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके विलियम रीज ने। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के मानचित्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में किसने प्रथम प्रयास में वर्ल्ड मैप नामक सॉफ्टवेयर बनाया था? जैव विविधता का मानचित्रीकरण करने के लिए वर्ल्ड मैप नाम का एक सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? विलियम रीस, पॉल विलियम, केस हम्फ्रीज, डिकेवन राइट या फिर नॉर्मन मेयर्स या फिर WG रोजन? तो जैव बायोडाइवर्सिटी से संबंधित एक मैप, वर्ल्ड मैप किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके पॉल विलियम, क्रिस हम्फ्रीज और डिकेवन राइट, इन्होंने मिलकर के बनाया था। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? 1988 में हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ऑप्शन देख लीजिए, नॉर्मन मेयर्स, E.O. विल्सन, WG रोजन या फिर विलियम रीस? तो ये जो कॉन्सेप्ट है हॉटस्पॉट का 1988 में ये दिया था आपके नॉर्मन मेयर्स ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? जो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित हॉटस्पॉट हैं वो कितने हैं भारत में? उनकी संख्या कितनी है? 8, 3, 4 या फिर 10? तो ये थोड़ा सा इजी है, जिनको थोड़ा सा जीके वगैरह के बारे में पता होगा तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन उनके लिए पड़ जाएगा। भारत में 4 हॉटस्पॉट है जो जैव विविधता से संबंधित है। 4 हॉटस्पॉट, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, सॉरी ये थोड़ा सा जूम हो गया था, आइए सर अब दिख रहा होगा सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्लू मिशन के तहत होप स्पॉट यानी कि समुद्री संवेदनशील की अवधारणा दी थी? होप स्पॉट, समुद्री संवेदनशील, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था ब्लू मिशन के तहत? नॉर्मन मेयर्स, डब्ल्यू.जी. रोजन, सिल्विया ऑल्ड या फिर ई.ओ. विल्सन? तो ब्लू मिशन से संबंधित हैं और साथ में समुद्री संवेदनशील या होप स्पॉट का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है इन्होंने। तो वो जो हैं वो कौन है? वो है सिल्विया आर्ल्ड, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के 3 स्तर हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जैव विविधता के अंतर्गत नहीं आता है? 3 स्तर हैं बायोडायवर्सिटी के, इनमें से 3 वो हैं, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, भौगोलिक विविधता या फिर पारिस्थितिकीय विविधता? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका भौगोलिक विविधता, ये विविधता के स्तरों में नहीं आएगा, जैव विविधता के 3 स्तरों में नहीं आएगा। आनुवांशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकीय, ये 3 स्तरों में आएंगे। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रोट दिस बुक एक्शन एंड इट्स एनवायरनमेंट? ग्रेगरी बेटसन, ए.सी. जेफरी, एलिनोर ओस्ट्रोम या फिर रामचंद्र गुहा? बुक का नाम है एक्शन एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी थी ए.सी. जेफरी, ये बी यहाँ पर ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जूलियन स्टीवर्ट की नहीं है? थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इक्विटी या फिर इनमें से सभी? तो जूलियन स्टीवर्ट की कौन सी पुस्तक नहीं है ये आपको बताना है। तो इकोलॉजी एंड इक्विटी ये बुक इनकी नहीं है। थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी ये इनकी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि संस्कृति प्रकृति पर थोपती है जैसा कि प्रकृति संस्कृति पर थोपती है? लेस्ली वाइट, रॉय रैपापोर्ट, राधा कमल मुखर्जी या फिर डब्ल्यू.जी. रोजन? संस्कृति प्रकृति पर थोपती है जैसा कि प्रकृति संस्कृति पर थोपती है, ये एक तरीके का कोटेशन किसने कहा था? तो ये कहा है राय रैपापोर्ट ने। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोफेमिनिज्म शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? कैरोलिन मर्चेंट ने, बी इवान फ्रेंकोइज ने, सुशांत ग्रिफिन ने या फिर बीना अग्रवाल ने? इकोफेमिनिज्म जो शब्द है, जो टर्म है, ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो ये यूज़ किया है बी इवान फ्रेंकोइज ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो की हुई थी, ये किस गैस के लीक होने के वजह से हुआ था? इस गैस त्रासदी के बाद ही पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आया था कि दोबारा से ऐसा एक्ट, ऐसी कोई दुर्घटना ना होने पाए। तो ये जो गैस त्रासदी है ये किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर आइसोनेट? तो ये जो हादसा हुआ था ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो गैस थी वो लीक होने की वजह से। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005 से 2015 किससे संबंधित है? ओजोन परत से, आपदा प्रबंधन से, वायु प्रदूषण से या फिर जलवायु परिवर्तन से? तो ह्यूगो फ्रेमवर्क जो है ये संबंधित है आपदा प्रबंधन से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए विश्व सम्मेलन कब हुआ था? 1999 में या फिर 1985 में, 1963 में, 1994 में? तो प्राकृतिक आपदा को कम करने के लिए एक विश्व स्तर पर सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था 1994 में। 1994 में विश्व आपदा न्यूनीकरण के लिए एक विश्व सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉम्पेंसेटरी
अफोरस्टेशन फंड एक्ट, इसको सॉरी बोलते हैं कैंपा, शॉर्ट में बोलते हैं कैंपा। ये जो एक्ट है ये कब बना था? 2019, 2016, 2008 या फिर 2012? तो कैंपा जो एक्ट है ये कब आया था? तो ये आया था आपका 2016 में, यानी कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बनाया गया? 2002, 2008, 2010 या फिर 2015? तो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो एक्ट है ये आया था आपका 2002 में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? 1981, 1986, 1974 या फिर 1998? तो जल प्रदूषण से संबंधित उनको रोकथाम के लिए जो एक एक्ट बनाया गया था वो बनाया गया था 1994 में, 1974 में। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे के जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो आपका यूनिट है वहाँ से संबंधित होने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, हु रिटन दिस बुक स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? आर्थर लुइस, डब्ल्यू रोस्टो, एजी फ्रैंक या फिर समीर अमीन? तो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं डब्ल्यू रोस्टो। रोस्टो की पुस्तक है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बी यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत किसने ड्यूअल सेक्टर मॉडल या फिर स्ट्रक्चर चेंज मॉडल दिया था? ड्यूअल सेक्टर मॉडल या फिर स्ट्रक्चर चेंज मॉडल किसने दिया है? मॉडल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि जो विकास के मॉडल है उनमें ड्यूअल सेक्टर मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? आर्थर डंकल, आर्थर लुइस, एजी फ्रैंक, डब्ल्यू रोस्टो। तो किसने दिया है ये वाला कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट दिया है आर्थर लुइस ने। बी अगेन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास के चरण के अंतर्गत रोस्टो के अनुसार उच्च जनभोग की अवस्था में प्रवेश करने वाला पहला देश कौन सा है? उच्च जनभोग की जो अवस्था है उसमें प्रवेश करने वाला पहला देश, आर्थिक विकास के जो चरण बताए हैं रोस्टो ने उसमें उन्होंने पहला देश किसको बताया? जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? तो वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर बी ऑप्शन अगेन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोस्टो के द्वारा दिए गए आर्थिक विकास के चरण के अंतर्गत भारत ने कब आत्मस्फूर्ति की अवस्था प्राप्त कर ली थी? आत्मस्फूर्ति की जो अवस्था है वो भारत ने कब प्राप्त कर ली थी? 1986, 1952, 1955 या फिर 1967 में? तो जो रोस्टो ने आर्थिक विकास के चरण बताए हैं उसके अनुसार भारत ने 1952 में जो आत्मस्फूर्ति का जो चरण है उसको प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर फिर से बी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्भरता सिद्धांत डिपेंडेंसी थियरी किस समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है? डिपेंडेंसी थियरी किस समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है? प्रकारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत या फिर प्रतीकात्मक सिद्धांत? डिपेंडेंसी थियरी जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वहाँ पर वो चले जाएंगे प्रकारवादी की तरफ। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी थियरी ये कहता है कि कुछ देश बाकी देशों का शोषण करते हैं। तो निर्भरता सिद्धांत आधारित है मार्क्सवादी सिद्धांत पर। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि केंद्रीय देशों का विकास परिधि देशों के कीमत पर हुआ है? समीर अमीन, एजी फ्रैंक, वॉलरस्टीन या फिर डब्ल्यू रोस्टो? तो केंद्र देशों का परिधि देशों की कीमत पर विकास हुआ है। केंद्र, परिधि देश, केंद्र छोर, ये सब जो शब्द हैं ये इंगित कर रहे हैं एजी फ्रैंक की तरफ, और ये जो कथन है ये भी उन्हीं से संबंधित है। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव विकास उपागम ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच
किसने बनाया? महबूबुल हक, अमर्त्य सेन, एजी फ्रैंक या फिर ए के प्रेमी। मानव विकास उपागम ये जो कॉन्सेप्ट है या सॉरी ये जो अप्रोच है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच है, ये किसने विकसित किया था? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच पूछ रहा है। तो अप्रोच पूछ रहा है इसलिए अमर्त्य सेन हो जाएगा। इंडेक्स पूछता तो फिर आंसर दूसरा हो जाता। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के दो प्रकार, व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक संपत्ति किसने बताए हैं? एडम स्मिथ, किंग्सले डेविस या फिर हॉबहाउस या फिर डेविड एम हीर। तो व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक संपत्ति ये दो प्रकार बताए हैं आपके हॉबहाउस ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत और सामूहिक दो प्रकार की संपत्ति होती है हॉबहाउस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दो राष्ट्रों, एक राष्ट्र है केंद्र और दूसरा है परिधि, ये केंद्र और परिधि राष्ट्रों की बात किसने की है? समीर अमीन, एजी फ्रैंक, आर्थर लुइस या फिर डब्ल्यू रोस्टो। तो एजी फ्रैंक केंद्र छोर सिद्धांत भी नहीं का है, केंद्र परिधि राष्ट्र की बात भी यही करते हैं। तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्भरता सिद्धांत डिपेंडेंसी थियरी की उत्पत्ति किन दो लोगों के द्वारा हुई है? एजी फ्रैंक वॉलस्टीन या फिर समीर अमीन आर्थर लुइस या फिर हैंस सिंगर रॉल पिरिबिक्स या फिर आर्थर लुइस आर्थर डंकल। डिपेंडेंसी थियरी जो कॉन्सेप्ट है ये किससे संबंधित है? इसकी उत्पत्ति यानी कि इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया है? तो हैंस सिंगर और रॉल पिरिबिक्स, इनके द्वारा इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई और सबसे पहले इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यवस्था सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम थियरी किसने दी है? इमैनुअल वॉलस्टीन, एजी फ्रैंक, आर्थर लुइस या फिर समीर अमीन। तो विश्व व्यवस्था सिद्धांत ये वॉलस्टीन का सिद्धांत है, ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत इमैनुअल वॉलस्टीन ने पूरे विश्व को किस आधार पर तीन भागों में बांटा है? उन्होंने तीन भागों में बांटा था, तो किस आधार पर बांटा था? पूरे विश्व को उनके कार्यों के आधार पर, गरीब अमीर देश के आधार पर, विकसित विकासशील देश के आधार पर या फिर देशों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तो किस आधार पर देशों का विभाजन उन्होंने किया था? तो उन्होंने किया था जो पूरा विश्व था उसके कार्यों के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया था। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इमैनुअल वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत राष्ट्रों को तीन भागों में बांटा, निम्न में से कौन सा उसका भाग नहीं है? जो तीन भाग उन्होंने बताए थे तो कौन सा एक उसका भाग नहीं है? कोर, सेमी पेरिफेरी, सेंट्रल सेमी पेरिफेरी या फिर पेरिफेरी। तो वॉलस्टीन ने पेरिफेरी की बात की है, सेमी पेरिफेरी की बात की है, कोर की बात की है, लेकिन सेंट्रल सेमी पेरिफेरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया है। तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने मानव विकास सूचकांक बनाया था? HDI, यहाँ पर आ गया इंडेक्स। मैंने कहा था ना इंडेक्स पूछेगा तो आंसर अलग हो जाएगा, उपागम पूछ रहा था तो आंसर दूसरा था। ऑप्शन है अमर्त्य सेन, महबूबुल हक, उर्जित पटेल, अमित भार्गव। तो यहाँ पर HDI का पूछ रहा है तो महबूबुल हक यानी कि बी राइट हो जाएगा। मानव विकास उपागम पूछता तो अमर्त्य सेन के साथ आप जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के अंतर्गत तीन तत्व आते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व HDI का भाग नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन सा भाग नहीं है? इसमें से तीन पार्ट हैं उसके, जीवन स्तर, शिक्षा, अल्प गरीबी, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्प गरीबी, क्योंकि जीवन स्तर, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही HDI इंडेक्स में रैंकिंग होती है देशों की। तो यहाँ पर सी जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल पेरिफेरी की अवधारणा किसने दी? अभी आपने पढ़ा था कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी। अब यहाँ पर आ गया सेंट्रल पेरिफेरी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? इमैनुअल वॉलस्टीन, एजी फ्रैंक, समीर अमीन या फिर आर्थर लुइस। तो सेंट्रल पेरिफेरी ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है एजी फ्रैंक ने।
बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी के दुष्चक्र, इसको इंग्लिश में बोलेंगे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? अमर्त्य सेन, महबूबुल हक, नरगसे या फिर ऑस्कर लेविस। तो ये जो गरीबी का दुष्चक्र जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है नरगसे ने, यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रोट द बुक इकोनॉमी एंड सोसाइटी? ये बहुत आसान सा प्रश्न है। स्मिल्सर, मैक्स वेबर, कार्ल पोलियानी या फिर गुरनाल मिर्डल। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी ये जो पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पर बुक पूछ रहा है। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये जो बुक है ये लिखी है मैक्स वेबर ने, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलता के लिए किसने 6 दशाएं बताई हैं? 6 दशाएं बताई कि दक्षिण एशियाई जो समाज है उनमें ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलता होती है। स्मिल्सर, मैक्स वेबर, गिडियन सोबर्ग या फिर गुरनाल मिर्डल। तो ये अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता एशियाई समाजों के लिए बताई है गुरनाल मिर्डल ने, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्रीय समाजशास्त्र या इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के संस्थापक कौन है? मैक्स वेबर, स्मेल्सर, कार्ल पोलियानी या फिर एडम स्मिथ। तो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी अर्थशास्त्रीय समाजशास्त्र के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं आपके स्मेल्सर, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विवृत समृद्ध समाज और मृदु राज्य, ये 2 अवधारणाएं किसने दी थी? विवृत समृद्ध समाज और मृदु राज्य या सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, किंग्सले डेविस और गुरनाल मिर्डल। तो मृदु राज्य सॉफ्ट स्टेट और विवृत समृद्ध समाज की बात करते हैं आपके गुरनाल मिर्डल। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसने दी थी? सेंट साइमन, गिडियन सोबर्ग, डियाना पियर्स या फिर गुरनाल मिर्डल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूर्व औद्योगिक समाज, ये गिडियन सोबर्ग का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रोट द फेमस बुक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन? स्मेल्सर, कार्ल कोतुस्की, कार्ल पोलियानी या फिर सेंट साइमन। तो द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कार्ल पोलियानी, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने आर्थिक व्यवस्था का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया है? एक है विनिमय, दूसरा है पैसा और तीसरा है उधार। इन 3 आधारों पर आर्थिक व्यवस्था का वर्गीकरण किसने किया है? कार्ल पोलायनी या फिर किंग्सले डेविस या फिर हिल्ड ब्रांड या फिर गिडियन सोबर्ग। तो आर्थिक व्यवस्था का वर्गीकरण विनिमय, पैसा और उधार के आधार पर किया है आपके हिल्ड ब्रांड ने, ये सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जजमानी व्यवस्था किस सिद्धांत पर या किस व्यवस्था पर आधारित होती है? विनिमय व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, अनुष्ठानिक व्यवस्था या फिर सांस्कृतिक व्यवस्था। तो जो जजमानी व्यवस्था है ये लेन देन, पारस्परिकता या विनिमय के आधार पर, जो विनिमय व्यवस्था है उसके आधार पर आधारित होती है, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोर्टलेज व्यवस्था का अध्ययन किसने किया था? मार्शल मास, फ्रेंच बोआस, शेपर्ड और वॉस मेलिनोवस्की। तो वैसे तो फ्रेंच बोआस ने भी शायद कहीं पे किया है, बट इसका जो श्योर आंसर होगा वो मेलिनोवस्की होना चाहिए, यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूंजीवाद की अवधारणा किसने दी है? सेंट साइमन, डेनियल बेल, जॉन हिक्स और पीटर ड्रकर। तो उत्तर पूंजीवाद, पोस्ट कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? तो ये दिया है पीटर ड्रकर ने, यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक उत्साह पटनायक द्वारा रचित नहीं है? एग्रेरियन रिलेशन एंड एक्यूमुलेशन, द लॉन्ग ट्रांजिशन, द रिपब्लिक ऑफ हंगर एंड अदर एशेज,
पार्टी एंड सोसाइटी। तो उत्सा पटनायक ने कौन सी पुस्तक इनमें से नहीं लिखी है? तो पार्टी एंड सोसाइटी ये जो बुक है ये उत्सा पटनायक की नहीं है, तो यहाँ पर डी जो है ये राइट हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, बुलक कैपिटलिस्ट की अवधारणा किसने दी है? डेनियल थार्नर, पीसी जोशी, रुडोल्फ, अमित भादुड़ी। तो बुलक कैपिटलिस्ट ये कॉन्सेप्ट दिया है रुडोल्फ ने। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।